हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल सरकारी परीक्षा। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे हम सब इंसान भी एक दूसरे से कितने भिन्न होते हैं। हम में से कुछ लोगों के बाल काले, कुछ लोगों के भूरे, कुछ की आंखों का रंग नीला, कुछ का काला, कोई लंबा तो कोई नाटा। कैसे हम सब इतने अलग अलग दिखते हैं। इन्हें ही व्यक्तिगत अंतर बोलते हैं। अगर हम बात करें व्यक्तिगत अंतर की, तो ये व्यक्तिगत अंतर जो है वो हमारे शारीरिक अंतर हो सकते हैं या हमारे मनोवैज्ञानिक अंतर भी हो सकते हैं। शारीरिक अंतर के एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिए, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग। अगर मैं मनोवैज्ञानिक अंतरों की बात करूं तो हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोग हमसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, कैसे वो हमसे ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं या हमसे कम क्रिएटिव हो सकते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि हम सब अपने आप में एक विशिष्ट प्राणी हैं तो शायद ये गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम सब अपने आप में यूनिक हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि हम ये समझें कि ये जो व्यक्तिगत अंतर है, ये एक्चुअली आता कैसे है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो यही समझने के लिए होगी। आज की क्लास है हेरिडिटी तथा एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुगत और वातावरण के ऊपर है। अब बहुत सालों से अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान में ये जंग सी छिड़ी हुई है कि हम जो हैं आखिर वो हैं क्यों। ये वंशानुक्रम की वजह से है या जिस वातावरण में हम रहते हैं ये उसकी वजह से है। अगर मैं बात करूं कि वंशानुक्रम आखिर है क्या, तो देखिए, हम सब के अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली हैं। अब ये जो पूर्वजों से हमें विशेषताएं मिली हैं ये एक जीन के रूप में मिली हैं। तो क्या हम जो हैं वो उन जीन्स की वजह से हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, या ये अंतर जो है ये उस वजह से है जिस वातावरण में हम रहते हैं। तो इस डिबेट को पॉपुलरली नेचर वर्सेस नर्चर, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम अथवा वातावरण के रूप में भी जाना जाता है। तो इनफैक्ट विज्ञान में तो एक अलग से ब्रांच भी है जो इसकी स्टडी करती है। जो ये सारी विशेषताएं हमें हमारे पूर्वजों से मिली हैं उसकी स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच है जिसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी भी कहा जाता है। तो अगर हम मानते हैं कि ये जो कुछ विशेषताएं हैं पूर्वजों से जो मिली हैं वो हमें जीन्स के रूप में मिली है, तो आइए समझते हैं ये जीन आखिर है क्या। तो जो जीन है वो हजारों आनुवंशिक जो निर्देश है वो हमारे शरीर में लेकर आते हैं हमारे पूर्वजों से। तो ये जो जीन है जो हजारों निर्देशन लेकर आए हैं, आखिर ये निर्देशन देते किस चीज का है। तो ये हमारी शारीरिक बनावट, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी बुद्धि इत्यादि के बारे में निर्देशन हमारे शरीर को देते हैं। अब देखिए, इसमें भी दो तरीके की चीजें हैं। एक होता है जीनोटाइप यानी कि जीन प्ररूप, और एक होता है फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्ररूप। अब जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें एक माता और एक पिता दोनों के जीन्स आते हैं, राइट। तो हो सकता है एक माँ की आंखें जो है वो भूरी हैं, पिता की आंखें जो हैं वो काली हैं। तो बच्चे का जो जीन प्ररूप होगा यानी कि जीनोटाइप जो होगा वो होगा ब्लैक और ब्राउन दोनों। लेकिन क्या हमने कभी किसी बच्चे को देखा है जिसकी एक आंख भूरी और एक काली? नहीं ना, उसमें से कोई एक ही रंग होगा। तो वो जो रंग निकल कर आएगा उसे हम दृश्य प्ररूप या फिनोटाइप भी कहते हैं। तो ये बात तो हुई जीन की। अब हम समझते हैं कि ये जीन आखिर हमारे शरीर में रहते कहाँ हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो जीन है ये हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं, तो एक नाम जो आपने जरूर सुना होगा वो है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स। अब अगर मैं एक इंसान की, एक मनुष्य की बात करूं तो हमारे शरीर में लगभग 23 जोड़े होते हैं इन गुणसूत्रों के। अब गुणसूत्र दिखते कैसे हैं? तो गुणसूत्र धागे जैसे दिखते हैं और वो दो धागे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक्स की फॉर्म में। जो अल्फाबेट एक्स होता है ना, वैसे ही एक्स की फॉर्म में ये जो धागे हैं वो जुड़े होते हैं और वो गुणसूत्र बनाते हैं। अब एक ही गुणसूत्र पे तकरीबन हजारों जीन्स जो हैं वो विराजमान रहते हैं। गुणसूत्रों को आनुवांशिक तत्व भी कहा जाता है हमारे शरीर का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यही वो तत्व हैं जो हमें
हमने इनहेरिट किए हैं अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा जोड़ों में मिलते हैं, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे युग्मक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि हमारे जो गैमीट सेल्स होते हैं, जो पुरुषों में शुक्राणु और औरतों में जो अंडाणु होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन वो जोड़े में नहीं होते, वो अकेले होते हैं। अब ये क्यों, क्या आप सोच सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि यही शुक्राणु और अंडाणु मिलके जब एक बच्चे का कंसेप्शन होता है, यही मिलकर इन 23 माता से और 23 पिता के गुणसूत्रों को जोड़कर जोड़े बना लेते हैं। और यूं तो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में ही 23 जोड़े हैं गुणसूत्रों के, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। अब ये जो अंडाणु और शुक्राणु में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वैसे तो सेम रहते हैं, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं, लेकिन पुरुषों में अंतर है, पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं। देखिए, अब इसी से गर्भधारण के बाद बच्चे का लिंग बनता है। अब अगर पुरुष के X क्रोमोसोम ने फर्टिलाइज किया अंडाणु को, तो X और X मिलके क्या हुआ, लड़की पैदा हुई। और यदि Y ने फर्टिलाइज किया एक अंडाणु को, तो लड़का पैदा होगा। देखिए कैसे, ये तो एक पुरुष के गुणसूत्रों के हाथ में है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, और हम बेवजह ही बेचारी औरतों पर तोहमत लगाते हैं। तो ये जो गुणसूत्र हैं ये आखिर बने किससे होते हैं? तो गुणसूत्र एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन जिसे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या DNA भी कहा जाता है, ये उससे बने होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि लक्षण कि हर जीन में क्या लक्षण होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हर लक्षण के 2 जीन्स जो हैं एक ही जगह पर विराजमान होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आंखों का रंग, वजन, इन सब के 2 तरीके के जो जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो ये तो बात थी वंशानुक्रम की, यानी हेरिडिटी की, कि कैसे हमें अपने माँ बाप से, हमें अपने पूर्वजों से जो विशेषताएं मिली हैं वो कैसे एक जीन जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है उससे हमारे तक आते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे कि हेरिडिटी की कुछ थ्योरी की, इंपॉर्टेंट थ्योरी की। तो एक सवाल जो रीट में कई बार पूछा गया है और आगे भी उसके पूछे जाने के चांसेस हैं, वो ये है कि आखिर वंशानुक्रम का पिता या फादर ऑफ हेरिडिटी कहा किसे गया? तो एक नाम जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो है ग्रेग मेंडल। जी मेंडल को आनुवंशिकी का पिता या फादर ऑफ जेनेटिक्स और हेरिडिटी भी कहा जाता है। जी मेंडल ने मटर के पौधों पे कुछ प्रयोग किए और इन्होंने दो तरीके के ट्रेट्स की बात की। एक डोमिनेंट यानी कि प्रमुख तत्व और दूसरा रिसेसिव यानी कि आवर्ती तत्व। तो डोमिनेंट और रिसेसिव होता क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि माता और पिता के कुछ जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से थोड़ी सी अलग हो सकती है। हो सकता है मेरे पिता की जो लंबाई है वो मेरी माता की लंबाई से बड़ी हो, तो मेरे अंदर तो दोनों के ही गुण आएंगे, लंबाई वाले भी तत्व आएंगे और नाटे होने वाले भी आएंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो प्रमुख है और कौन सा जो है वो आवर्ती है। जो भी इनमें से प्रमुख होगा वो मुझ में नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी मेंडल की। अब मेंडल की जो चीजें याद रखने वाली हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है उनके 3 लॉज, उनके 3 सिद्धांत। तो जो पहला सिद्धांत है मेंडल का वो है लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि समान माँ बाप की समान औलाद पैदा होती है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जिस तरीके के हम हैं, इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं, डॉग्स के बच्चे डॉग्स ही होते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान सिद्धांत, लाइक बिगेट्स लाइक। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे लॉ की, जो है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो हम अपने माँ बाप की एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो अंतर आते ही हैं हमारे और हमारे माँ बाप के बीच में। यही ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि माँ बाप से बच्चे किसी ना किसी तरीके से भिन्न जरूर होते हैं। तो अगर हम तीसरे लॉ की बात करें तो तीसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, जिसके अनुसार यदि माता पिता अधिक बुद्धिमान हैं तो उनके बच्चे थोड़े कम बुद्धिमान होंगे, और यदि माता पिता कम बुद्धिमान है तो उनके बच्चे थोड़े अधिक बुद्धिमान होंगे। यानी कि जो भी स्पीसीज है उसमें कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं हम।
आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो हम बिल्कुल एक समान नहीं हैं अपने माँ बाप से, कहीं ना कहीं हम उनसे थोड़ा कम है। तो ये तो बात थी वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी की। अब जानते हैं एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। तो वातावरण उस चीज को कहा गया है जो कि हमें हमारे आसपास है। किसी भी बच्चे के आसपास का जो भी पूरा माहौल है उसको हम वातावरण कहते हैं। वातावरण जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि भौतिक वातावरण, दूसरा इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक वातावरण, तीसरा सोशो इमोशनल यानी कि सामाजिक और सांवेगिक वातावरण। तो अब हम बात करते हैं हमारे फिजिकल यानी कि भौतिक वातावरण की। तो भौतिक वातावरण में आखिर आता क्या है? तो भौतिक वातावरण में हम कहाँ रहते हैं? हम नदी के किनारे रहते हैं या हम पहाड़ों पर रहते हैं? हम कौन सा हमारा घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, बड़ा है, छोटा है, हम किस तरीके के स्कूल जाते हैं, हमारे आसपास की जलवायु क्या है, हम क्या भोजन खाते हैं, ये सब हमारा भौतिक वातावरण के अंदर आता है। क्या आपको लगता है कि भौतिक वातावरण किसी ना किसी तरीके से हमें हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमारे शारीरिक लक्षण और हमारे मनोवैज्ञानिक लक्षण पर प्रभाव डालते होंगे? जी हाँ, हम किस तरीके का भोजन खाते हैं इसका सीधा सीधा हमारे शारीरिक विकास पे इसका प्रभाव पड़ता है। हम कहाँ रहते हैं, हम किस तरीके के स्कूल में जाते हैं, किस तरीके का विद्यालय है हमारे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, क्या हमारे पास किताबें, हमारे पास खेलने के खेल कूद के साधन क्या ये हमारे पास हैं या नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे विकास में और जो हम हैं उसे बनाने में। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक वातावरण की, तो देखिए हमारे पास किस तरीके की किताबें हैं, किस तरीके के खिलौने हैं, हमारे माँ बाप का जो बुद्धिमत्ता लेवल है वो किस तरीके का है। वो बच्चे जिन्हें घर में ही बहुत सारे किताबें और सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, जिन्हें शुरू से ही पेन लाइब्रेरी जाने की आदत होती है, जिनके माता पिता उन्हें घुमाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं, उनके पास सारे साधन हैं अपने आसपास को जानने के, तो डेफिनेटली वो अलग होंगे उनके कंपैरिजन में जिन बच्चों के पास ये सुख सुविधाएं नहीं है। अगर हम बात करें सामाजिक और सांवेगिक यानी कि सोशल और इमोशनल वातावरण की, तो देखिए हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, ये कैसे हमारी जिंदगियों को शेप करते हैं। जिस तरीके के हमारे माँ बाप होंगे, जिस तरीके का उनका टेम्परामेंट होगा, जिस तरीके से उनकी इंटेलिजेंस होगी, उनकी रुचि होगी, वो किस तरीके से हम पे प्रभाव डालते हैं। तो वो माता पिता जो बहुत अच्छे पेंटर हैं वो बच्चों को वही माहौल शुरू से देंगे। बच्चा शुरू से ही रंगों में, ब्रशेस में, कैनवसेस के बीच पलेगा। उसकी परवरिश कितनी अलग होगी एज कंपेयर टू कोई दूसरी फैमिली जहाँ जो शायद लेबर हैं, जिनका पूरा दिन जो है वो मजदूरी में जाता है और उनके बच्चे साथ में ही पेड़ के किसी बंधे हुए कपड़े में आराम कर रहे होते हैं और माँ बाप मजदूरी कर रहे होते हैं। सिमिलरली किस तरीके के विद्यालय में जाएंगे, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जाएंगे या हिंदी माध्यम के विद्यालय में जाएंगे, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हम जो हैं हमें बनाने में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमने वंशानुक्रम भी देख लिया और हमने वातावरण भी देख लिया, अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि एक्चुअली में वंशानुक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है या वातावरण हमें बनाने में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जो वंशानुक्रम है या जो हेरिडिटी है वो एक बेंचमार्क सेट कर देता है। वो एक जिसे कहेंगे एक सीमा बना देता है कि इस सीमा तक ही हम लंबे हो पाएंगे, बुद्धिमान हो पाएंगे, हमारा वजन बढ़ पाएगा। लेकिन जो वातावरण है वो हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है हमें उस सीमा तक पहुंचाने में। तो दोनों ही बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये कहना हमारे लिए आसान होगा कि विकास जो है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों के ही मेल से बना है। तो ये थी एक छोटी सी क्लास वंशानुक्रम तथा वातावरण के ऊपर। इम्पॉर्टेंट है, जनरली एक आध सवाल इसमें से आ ही जाता है। इस वीडियो की पीपीटी जो है वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगी। क्विज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, आप आज ही जाएं और वो क्विज लें।
जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपनी तैयारी करते रहें, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखें, तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार रीट में नंबर लाने हैं पूरे 30। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।